जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के शो अवधनामा में आपका स्वागत है। इतिहास को मार्गदर्शक के रूप में पढ़ें, इतिहास को गुरु के रूप में देखें। इतिहास को अगर आपने विध्वंसात्मक रूप में देखा, आधुनिक युग में जिस विषय के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई है वो है इतिहास। अब जातिवाद को बढ़ावा देना है तो इतिहास में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। जातिवाद, जाति प्रथा नहीं, वो तो पैदा हुई गुप्तोत्तर काल में। मैं आपको बता चुका हूं, जाति प्रथा, जातिवाद। अब जातिवाद को बढ़ावा देना है, इतिहास को मरोड़ना पड़ेगा। संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, कम्युनलिज्म, कि हिंदू मुस्लिम आज से नहीं लड़ रहे, पहले से। संप्रदायवाद को बढ़ावा देना है, इतिहास को मरोड़ना पड़ेगा। नस्लवाद को बढ़ावा देना है, इतिहास को मरोड़ना पड़ेगा। आधुनिक युग में जिस विषय के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई वो है इतिहास। लेकिन अगर इस विषय को एक शिक्षक के रूप में देखा जाए, जो हमें अतीत के अनुभव के आधार पर हमें अतीत के अच्छी बातों से अवगत करा सकता है और अतीत के चुनौतियों से भी अवगत करा सकता है। शिक्षक के रूप में इतिहास की एक बहुत ही अच्छी भूमिका है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सुल्तान बना। अब ये जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो एक किताब है सरकार द्वारा प्रकाशित, NCERT। किसकी? सतीश चंद्रा की। इसलिए जब भी आपको कोई दुविधा हो, आप उस किताब को उठाकर पढ़ लें। मैं जितनी चीजें, जितने पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, सब वहीं से दे रहा हूं। अब जब मैंने आपसे क्या कहा कि सल्तनत के काल में 98% नॉन मुस्लिम्स, 2% मुस्लिम। सल्तनत के काल में 98% नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान, 2% मुसलमान। मुसलमान शाही वर्ग राजा के रूप में, उनका लड़ाई हो रहा है हिंदू शाही वर्ग सामंतों से। तो लड़ाई बेसिकली शासक और सामंत के में चल रही है। लड़ाई बेसिकली शासक और सामंत के बीच चल रही है। लेकिन चूंकि शासक वर्ग मुख्यतः शहरों में मुसलमान है और शासक वर्ग मुख्यतः गांवों में हिंदू है, तो उसे बड़े आराम से हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के रूप में दिखाया जा सकता है। खैर, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का महानायक, सल्तनत मध्यकाल का नहीं, दिल्ली सल्तनत का महानायक। और 1296 में दिल्ली सल्तनत बाल्यकाल की अवस्था में, चाइल्डहुड, 1206 में इन्फेंट, नवजात, 1296 में बाल्यकाल। अब अलाउद्दीन के सामने पहली चुनौती है इकोनॉमी और एम्पायर को मजबूत करना। तृतीय नगरी की करण की धारा गति पकड़ रही है। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार बढ़ रहा है। तृतीय नगरीकरण की धारा गति पकड़ रही है। तो पहला उद्देश्य है इकोनॉमी और एम्पायर, अर्थव्यवस्था और साम्राज्य की धारा को मजबूत करना। दूसरा उद्देश्य है मंगोलों के खतरों से निपटना, क्योंकि अब मंगोल भारत में प्रवेश करने लगे हैं। तीसरी चुनौती है आंतरिक स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर। और चौथी उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। ये चारों चीज आप सामने लिख लीजिए। इकोनॉमी और एम्पायर को मजबूत करना,
मंगोल खतरे से निपटना, आंतरिक स्थिति और महत्वाकांक्षा। और इन चारों चीजों की पूर्ति के लिए उसने जो जो नीतियां बनाई, आज तक वो सरकारों के लिए आश्चर्य हैं। आज तक कि ये किया कैसे होगा। अब भारत कृषि प्रधान देश, राज्य और जनता का मुख्य आय का स्रोत क्या है? कृषि। कृषि मुख्यतः किसके कब्जे में है? सामंतों के। और अब हिंदू के साथ साथ मुसलमान सामंत भी हैं इक्तेदारों के रूप में। अब ये जो कृषि रूपी अर्थव्यवस्था है, इसको मुक्त कराना है। किसके चुंगल से? सामंत के चुंगल से। जब कृषि सामंतों के चुंगल से मुक्त होगी, when agriculture will be free from feudal lords, it will be beneficial for two groups. जब कृषि सामंतों के चुंगल से मुक्त होगी तो दो वर्ग को फायदा होगा। पहला किसको फायदा होगा? किसानों को। दूसरा किसको फायदा होगा? राज्य को। और किसानों की जब आय बढ़ेगी, फिर से वो धनी किसान बनेंगे, 6वीं शताब्दी बीसी वाले, तो क्या होगा? आंतरिक व्यापार बढ़ेगा। और जब राज्य की आय बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रशासन बढ़ेगा, स्थायी सेना पैदा होगी। सब बनाते हुए चलो, इसका पिक्चर, इसका दृश्य बनाते हुए चलो, तभी फोटो देखने में मजा आएगा। एक फोटो कागज में बनाओ और एक यहां बनाओ, और जब यहां बन जाए तो कागज में आग लगा दो। जब फोटो यहां बन जाए तो कागज में आग लगा दो। लिखो भारत कृषि प्रधान देश, भारतीय कृषि सामंतों के चुंगल में। कृषि आय का मुख्य स्रोत जनता के लिए और राजा के लिए। तो कृषि अगर सामंतों के चुंगल से मुक्त होगी तो किसानों का आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, आंतरिक व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेगी, और राज्य की आय बढ़ेगी, प्रशासन बढ़ेगा, स्थायी सेना बनेगी और राज्य मजबूत होगा। पूरी पिक्चर बना लो, सामने रख लो। अब भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अब उसकी नीति देखो। भू राजस्व नीति, कैसे उसने कृषि को सामंतों से मुक्त कराया। चुनौती, समाधान। जीवन चुनौती ही तो है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं। और चुनौती को शिक्षा से नहीं निपटा जा सकता, चुनौती को अस्त्र शस्त्र से नहीं निपटा जा सकता। चुनौती सिर्फ एक शक्तिशाली मन से ही निपटी जा सकती है। और मन को शक्ति करने का जो टॉनिक है उसका नाम है ध्यान। मन को शक्तिशाली करने का जो टॉनिक है उसका नाम है ध्यान। गुरु नानक देव जी एक सूफियों के गांव में रुके। पूरा गांव सूफियों का था। तो जब उस गांव के मुखिया को पता चला, वो भी सूफी था, कि एक बाहर से एक संत आए हैं, तो उसने एक लोटा दूध भर के, पूरा मुंह के बराबर दूध भर के गुरु नानक को भिजवाया। तो जब उसने पूरा एक लोटा दूध भर के गुरु नानक देव जी को भिजवाया, तो गुरु नानक देव जी ने उसमें एक छोटी सी पत्ती डाल दी, पेड़ की पत्ती डाल दी, और पत्ती डाल के उसको वापस उस मुखिया के पास भिजवा दिया।
तो मर्दाना को समझ में आया नहीं कि यार ये क्या हुआ। उसने तुम्हें दूध भजवाया, दूध जो है पूरा ऊपर तक भरा हुआ, और तुमने उसमें एक हल्की सी पत्ती डाल दी, और पत्ती एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे पे जाके लग गई। मर्दाना को जी को समझ में नहीं आया। तो मर्दाना जी ने गुरु नानक से पूछा कि भगवान, समझ में खेल आया नहीं। बोले ये सूफियों का गांव है, संतों का। तो इस गांव का जो मुखिया, जो सूफी खुद है, उसने लोटा भर के जो मुझे दूध भेजा, उसका संदेश था कि बहुत संत हैं यहां, अब और की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने एक पत्ती डाली जो एक किनारे से दूसरे किनारे पे लग गई। वो मेरा संदेश था कि मैं आया हूं और चला जाऊंगा। ये समझदारी ही तो है। किस किताब में ये सब चीजें लिखी होती हैं? जीवन चुनौती है। चुनौती से निपटने का काम सिर्फ एक शक्तिशाली मन कर सकता है, और शक्तिशाली मन सिर्फ ध्यान से पैदा हो सकता है। अब अलाउद्दीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सामंतों से मुक्त करना, और इस पृष्ठभूमि में वो लेकर आ रहा है भू राजस्व नीति। और उस भू राजस्व नीति का जो पहला पॉइंट है, पहला प्रोविजन, पहला प्रावधान, एक एक करके नोट करते जाइएगा। भू राजस्व नीति, हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट पहला लिख लीजिए। पहला प्रोविजन, लैंड मेजरमेंट, भूमि का मापन। क्या बात है, भूमि का मापन, लैंड मेजरमेंट। किसान को भी पता चले उसके पास कितनी जमीन है, और राज्य को भी पता चले कि किसान के पास कितनी जमीन है। पहला, भूमि का मापन। दूसरा, भूमि का विभाजन 3 भाग में, गुड, मिडिल, बैड। और उसका उत्पादन का जो एवरेज है, गुड, मिडिल, बैड, तीनों में जो उत्पादन हो रहा है उसका जो एवरेज निकलेगा, उस एवरेज का 50% राज्य को कर। पचास प्रतिशत, 50। तो भूमि का मापन विश्व में, भूमि का विभाजन 3 वर्ग में, गुड, मिडिल, बैड, उनका जो एवरेज है उसका 50% भू राजस्व है। और बर्नी लिखता है अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व अधिकारी के बारे में कि उस समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी भू राजस्व अधिकारियों से नहीं करना चाहता था। ऐसा तो नहीं रहा होगा, आज भी भू राजस्व अधिकारी पैसे वाले हैं और जबरदस्त पोस्ट है। लेकिन बर्नी की इस बात से यह सूचना मिलती है कि उसका प्रशासन इतना कठोर था कि कोई भी अगर पकड़ा गया बेईमानी करते हुए तो उसकी सबसे खतरनाक सजा। तो भूमि मापन, एवरेज का 50% कर, गांव के जो मुखिया वर्ग है, खुद और मुकद्दम, उन पर पूरी तरह से पूर्ण रूपेण कब्जा, भू राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और उन अधिकारियों पर राज्य का जबरदस्त दबाव। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि को आजाद कराया। किससे? सामंत से। क्या हुआ? किसानों की आय बढ़ी, किसानों की आय बढ़ी, राज्य की आय बढ़ी, किसानों की आय बढ़ी, आंतरिक व्यापार बढ़ा, राज्य की आय बढ़ी, प्रशासन सुदृढ़ीकरित हुआ, स्ट्रेंथन हुआ। अभी तक किसी सुल्तान के पास स्थायी सेना नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना का गठन किया, स्टैंडिंग आर्मी। लेकिन भू राजस्व व्यवस्था
से उसका सपना पूरा होने वाला नहीं था। उसको दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, एक बाहर से मंगोल खतरा, एक अंदर साम्राज्य का विस्तार। लॉ एंड ऑर्डर तो देखना ही है, बाहर का मंगोल खतरा, मंगोल आक्रमण शुरू हो चुके हैं, मंगोल अंदर घुसने लगे, और दूसरा साम्राज्य का विस्तार। और दोनों टारगेट को पूरा करने के लिए उसको एक बड़ी स्थायी सेना की आवश्यकता, मिनिमम वेजेस पर, न्यूनतम पारिश्रमिक पर, न्यूनतम सैलरी पर। दूसरी चुनौती, मंगोल खतरे से निपटना, साम्राज्य विस्तार, और दोनों के लिए एक बड़ी स्थायी सेना, मिनिमम सैलरी पर, मिनिमम वेजेस, न्यूनतम पारिश्रमिक। और इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए उसने एक जबरदस्त चीज को जन्म दिया। बर्नी तो कहता ही है, द वंडर ऑफ द एज। आज भी लोग उसको आश्चर्य मानते हैं, और उस चीज का नाम है अलाउद्दीन की बाजार नीति, मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। 47 में भारत आजाद हुआ, और भारत के सामने पाकिस्तान चुनौती, चाइना चुनौती। लेकिन भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ी सेना मेंटेन कर सके बड़े वेतन पर। आज हमारे समाज में सभी लोग मिलिट्री के लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं, मिलिट्री अधिकारी से, मिलिट्री सोल्जर से। वजह, मिलिट्री कैंटीन। बस आदमी को पता चल जाए कि इनके भैया आर्मी में है, तो शादी का सारा सामान वो मिलिट्री कैंटीन से खरीदने की कोशिश करेगा। कम से कम लगेज खरीद लेगा, बैग खरीद लेगा, साबुन, तेल, और सबसे बड़ी चीज जो मिलिट्री वालों से वो खरीदने कहता वो है शराब, ओरिजिनल और सस्ती। अब भारत सरकार क्या करेगी? सैलरी कम देगी, 20,000 रुपए महीने दे देगी, 25,000 रुपए महीने दे देगी, लेकिन जो आवश्यकता की चीजें हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे दे देगी। आज की मिलिट्री कैंटीन भारत सरकार की एक योजना, भारत के सैनिकों को कम वेतन पर दैनिक आवश्यकताओं की सभी चीजें सस्ते दामों पर मुहैया कराना। अब मिलिट्री कैंटीन समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 90 से पहले आर्मी का दोस्त होने का मतलब भगवान का वरदान। तो जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने किया, कम वेतन पर सैनिकों को दैनिक आवश्यकताओं की सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पर, ऐसा ही कुछ प्रयास था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति में। क्या थी बाजार नीति? क्या स्वरूप था बाजार नीति का? बाजार नीति में उसकी 3 बाजारें थी। पहला बाजार अनाज का बाजार। इंसान की आवश्यकता क्या? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। पहला बाजार अनाज का बाजार। मध्यकाल की एक किताब मैंने निकाली है जो पूरे डायग्राम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कहीं कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। अगर आप इन सारी चीजों को डायग्राम के रूप में देखना चाहते हैं, विस्तृत, सिर्फ रेखा चित्र, कुछ लिखा हुआ नहीं, तो आपको वो किताब मिल जाएगी। उस किताब का नाम है अद्वितीय इतिहास, इनक्रेडिबल इंडिया। डायग्राम में पहला बाजार अनाज का बाजार। क्या व्यवस्था बनाई उसने अनाज के बाजार के लिए। बाजार में अनाज की व्यवस्था का नियम। तो आपका जो एरिया है,
दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक का। उसने कहा सारे किसान टैक्स अनाज के रूप में देंगे। दिल्ली से इलाहाबाद तक सबसे उपजाऊ क्षेत्र, उसने कहा सारे किसान टैक्स अनाज में देंगे, जिससे सरकार अनाज को जमा कर सके। जिससे सरकार अनाज की पूर्ति बाजारों में कर सके। और इन अनाजों की जो कीमत थी, प्राइस फिक्स, 1-2 साल नहीं, 16 साल। आज देखो लोग चिल्ला रहे हैं सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, दूध की कीमत। 16 साल, 16। अनाज मंडी सबसे प्रमुख मंडी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, सबकी आवश्यकता, सबकी अनाज मंडी। जौ, गेहूं, चावल, सबके दाम फिक्स। 16 साल। 1 साल में हालत खराब, 1 महीने में हालत खराब। अनाज मंडी। दूसरी मंडी कपड़े की मंडी। अब उसमें जो मोटा कपड़ा था उसका तो पैसा फिक्स हो गया आराम से, लेकिन जो कीमती कपड़े थे, रेशम के कपड़े या बाहर से जो कपड़े आ रहे थे, वहां पे सरकार को सब्सिडी देनी पड़ी। लेकिन अलाउद्दीन बेवकूफ नहीं है, उसने कपड़ों में भी नियम बना दिया। हर अमीर का एक कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा कपड़ा नहीं लोगे। ये नहीं खरीद के बुआ को भिजवा रहे हो, मौसी को भिजवा रहे हो। पहली बात, हर अमीर का कोटा फिक्स कर दिया। दूसरा, आप उन कपड़ों को पहनकर हर जगह नहीं जा सकते हैं। रिबॉक, एडिडास, नाइक का जूता पहन लिया, आलू खेत में खड़े, ऐसा नहीं करेंगे आप। कपड़े की मार्केट, नियम के साथ नियम, शेर आदल कपड़े की मार्केट का नाम। तीसरी मार्केट गुलाम और पशु, और पशु में घोड़ा। और घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती थी, दाग और चेहरा, घोड़े की ब्रांडिंग। और घोड़े की मार्केट में अगर किसी ने बेईमानी की तो मृत्यु दंड का प्रावधान। बाजार नीति, पहला बाजार अनाज, दूसरा बाजार कपड़ा, तीसरा बाजार पशु और दास। अब पॉलिसी बनाना सरकार के लिए बहुत आसान है, लेकिन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन, राजीव गांधी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया आपको भेजता हूं और आप तक 5 पैसा पहुंचता है। आज लगभग सभी पॉलिसियों में ऐसा है। सरकार कितना करती है इस देश के लोगों के लिए? बहुत करती है, लेकिन आम जनमानस तक चीजें पहुंचती ही नहीं। मिड डे मील बीच में ही खा गए लोग। कस्तूरबा गांधी योजना, लड़कियों को ड्रेस, किताबें। अब भारत की सरकार को अलाउद्दीन खिलजी से क्या सीखना है? मैनेजेरियल कंट्रोल, प्रबंधकीय नियंत्रण। पॉलिसी बनाना बड़ी बात नहीं, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन। और अलाउद्दीन का मैनेजेरियल कंट्रोल सर्वोच्च, ऑसम। बाजार नीति का सबसे बड़ा अधिकारी, बाजार नीति का केंद्रीय मंत्री, दीवाने रियासत। उसके नीचे शाहना, मंडी का अध्यक्ष। उसके नीचे बरीद, सूचना अधिकारी। ये तीनों लाइन में।
सबसे पहले दीवान रियासत, ऑन द टॉप केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर शाहना, बाजार का अध्यक्ष, फिर बरीद, सूचना अधिकारी, गुप्तचर। लेकिन अलाउद्दीन एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, कहता है बेईमानी तो हर इंसान के डीएनए में है, थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा है सब में। राजेश खन्ना साहब कहते हैं ना, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे, हम सब हैं। तो उसने इस प्रशासनिक संरचना के अलावा एक नए गुप्तचर भी नियुक्त किए, मुनिया, अलग से, कि तीनों पर नजर रखो, तीनों पर निगाह रखो। लेकिन वो मुनिया पर भी रिलाई नहीं करता। व्यक्तिगत रुचि, पर्सनल इंटरेस्ट। एक दिन एक बच्चे को भेज देता है बाजार में कि जाओ 1 किलो चावल ले आओ, और बिजनेसमैन की आदत 900 ग्राम चावल दे दिया। बुलाया उसने उस बिजनेसमैन को, और भरे चौराहे, भरे सड़क पे उस बिजनेसमैन, उस बनिया के शरीर से 100 ग्राम गोश्त निकाल लिया गया, पब्लिक के सामने। दोबारा जब बच्चे दुकान पर गए तो 1 किलो 10 ग्राम लेकर आए। इसको बोलते हैं मैनेजेरियल कंट्रोल, प्रबंधकीय नियंत्रण, जो आप दिल्ली मेट्रो में देखेंगे। वही भारत की जनता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठती है, वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, कोई नहीं सुनता, जहां बैठा है वहीं थूक दिया। राजीव चौक दिल्ली में सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन, एक टुकड़ा कागज का नहीं मिलेगा, थूकना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि जिसने भी थूका, और सीआईएसएफ के लोग हैं, खासकर साउथ इंडिया से, इंग्लिश उनकी ज्यादा अच्छी है नहीं, हिंदी वो बोलते नहीं, तो जिसने पकड़ा उसकी उन्होंने कूद के गर्दन पकड़ ली। 200 और अगर तुमने हिंदी में समझाने की कोशिश की तो 1000, और अगर तुमने कह दिया मेरे चाचा विधायक हैं तो 4 डंडा। इसको बोलते हैं प्रबंधकीय नियंत्रण। पॉलिसी बनाना ही बड़ी बात नहीं है। ये आज की भारत सरकार अलाउद्दीन खिलजी से सीख सकती है। प्रबंधकीय नियंत्रण, 16 साल तक उसकी बाजार नीति सफलतापूर्वक, 16 साल, 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 16 साल सफलतापूर्वक बाजार नीति का संचालन। और बर्नी कहता है वंडर ऑफ द एज। बर्नी कहता है वंडर ऑफ द एज, वंडर, अपने युग का आश्चर्य, तब भी और आज भी। और इस नीति के माध्यम से उसने एक शक्तिशाली स्थायी सेना का निर्माण किया। मंगोलों से तो निपटा ही, मंगोलों से निपटा वो। मंगोलों से निपटने के साथ साम्राज्य विस्तार, खिलजी इंपीरियलिज्म, और क्या दिमाग लगाया उसने, खिलजी इंपीरियलिज्म, साम्राज्य विस्तार, तीसरा कदम उसका, साम्राज्य विस्तार। पहला कदम भू राजस्व, दूसरा बाजार नीति, तीसरा साम्राज्य विस्तार। दिल्ली और उत्तर पश्चिम को सबसे पहले मजबूत किया, नॉर्थ वेस्ट। जो भी विदेशी घुसेगा वो उत्तर पश्चिम के दरवाजे से भारत में घुसेगा। तो पहला कदम उत्तर पश्चिम को मजबूत किया, शक्तिशाली फोर्टों का निर्माण करवाया, अफगान सिपाहियों की नियुक्ति की, योग्य कमांडरों को वहां पे नियुक्त किया, जफर खान। और जब उत्तर पश्चिम को मजबूत कर लिया तब उसका निशाना बना गुजरात, छोड़ दिया राजस्थान को। कौन जाएगा शेरों से लड़ने, छोड़ दिया राजस्थान को। पहला टारगेट उत्तर पश्चिम,
भारत के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर दूसरा टारगेट मालवा के रास्ते गुजरात। उसको पता है गुजरात अकूत संपत्ति का क्षेत्र। ये किसी को गाली देना बहुत आसान है, उससे सीखना। इस्लाम को अगर पढ़ना है, इस्लाम को अगर जानना है तो सूफियों से। जैसे हिंदुइज्म को अगर जानना है तो विवेकानंद की आंखों से देखो। पुरोहितों की आंखों से देखोगे तो फंस जाओगे। किसी भी धर्म को अगर पुरोहित की आंख से देखोगे तो फंस जाओगे। सिखिज्म को अगर देखना है तो सिख गुरुओं की आंखों से देखो। क्रिश्चियनिटी को देखना है तो मदर टेरेसा की आंख से देखो। पोप की आंख से देखोगे तो फंस जाओगे। आंख ही अलग है, आंख ही अलग है। इसका मतलब पुरोहितों की बात नहीं सुननी चाहिए, इसका मतलब पुरोहितों के साथ नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब पुरोहितों की उपयोगिता नहीं है। पुरोहितों की भी उपयोगिता है। पुरोहित प्रार्थना सिखाते हैं। क्या है प्रार्थना? जब आप ईश्वर से बात करते हैं। और संत ध्यान सिखाते हैं, जब ईश्वर आपसे बात करता है। और जिस दिन ईश्वर आपसे बात करता है, उस दिन आप ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्रह्म जैसे। मुसलमान हो जाते हैं, ईमान वाले। क्रिश्चियन हो जाते हैं, क्राइस्ट जैसे, प्योर। तो बयाना के काजी ने इससे कहा कि सरकार काबिले गर्दन जदनी। अरे उसने कहा जाओ यार, तुम हटो यहां से। उसने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया, एनसीईआरटी में है, पढ़िएगा। उसने लिखा, मुझे नहीं पता कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। मैं वही करता हूं जो मेरी प्रजा की भलाई में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रही है। सतीश चंद्रा की, राय करण बघेल, गुजरात पे कब्जा किया इसने। और वहीं पर इसको एक बड़ा प्यारा गिफ्ट मिला। मालिक काफुर हिजड़ा था खंभात में, उसको कैम्बे में उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए उसका एक नाम था 1000 दिनारी। सुल्तान के बहुत करीब, अति करीब, अतरंगी करीब, अतरंगी। अलाउद्दीन कहता था कि जो सुख मालिक काफुर के बाहों में है वो किसी स्त्री में कहां। अतरंगी। तो नॉर्थ वेस्ट, फिर मालवा के रास्ते गुजरात। पहले सुरक्षित किया, पैसा इकट्ठा किया, तब राजस्थान की तरफ मुड़ा वो। और जब गुजरात कब्जा किया, अकूत संपत्ति उसके पास आई, तो जो खुम्स का नियम मैंने आपको बताया था इस्लाम में, 1/5 राजा को, 4/5 सिपाहियों को, उसने पलट दिया। उसने इस्लाम के नियम को ही पलट दिया। कहा 4/5 राजा को, 1/5 सिपाहियों को। तो जो नए नए मंगोल मुसलमान हुए थे, न्यू मुसलमान, उन्होंने विद्रोह कर दिया। बोले तुम धार्मिक नियम कैसे बदल सकते हो? और विद्रोह करके भागकर राणा हमीर देव के घर में शरण ली, रणथंभौर। और राजपूत, प्राण जाए पर वचन न जाए। आदर्शवादी राजनीति, नैतिक राजनीति, बहादुरी की राजनीति। राजपूत, इन नए मुसलमानों ने राणा हमीर देव के घर में शरण ले ली। अलाउद्दीन ने मैसेज भेजा राणा हमीर देव को कि ठाकुर साहब, ये हमारे लड़के जो तुम्हारे यहां छुपे उनको वापस कर दो, वरना हमला झेलो। अरे हमीर देव ने कहा, राजपूत हैं हम। और 2 मुसलमान सरदारों को बचाने के लिए 20,000 राजपूत सिपाहियों ने अपने जान की बलि दे दी।
अमीर देव को कोई इल्तुतमिश की कहानी बताने वाला नहीं था कि इन्होंने मुसलमान भाई जलालुद्दीन मंगवरानी को भगा दिया था, तुम क्यों इतना आदर्शवादी बन रहे हो। और हमीर देव को हराया कैसे अलाउद्दीन ने? धोखे से। उसके प्रधानमंत्री को अपनी तरफ मिला लिया कि आपका राजवंश, आप राजा बनेंगे, धोखे से। और जब हमीर देव को हराया, रणथंभौर पे कब्जा, प्रधानमंत्री आया कि हुजूर आपने तोहफा देने के लिए कहा था। बोले हाँ तोहफा देंगे, तुमको पूरा तोहफा देंगे, जो अपने मालिक का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बोले इसकी चमड़ी उतार लो। बहुत अच्छा तोहफा दिया उसने। गद्दारी का यही तोहफा ही होता है। रणथंभौर के बाद वो आगे बढ़ा चित्तौड़, राणा रतन सिंह। लेकिन चित्तौड़ सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकल। दिल्ली और गुजरात के बीच का सबसे अहम रास्ता है चित्तौड़। चित्तौड़ पे भी कब्जा किया उसने। तो पहले नॉर्थ वेस्ट, फिर गुजरात सुरक्षित किया, पैसा इकट्ठा किया, राजस्थान फिर जीत लिया, फिर दक्षिण की तरफ कूच किया उसने। डेक्कन, मालिक काफूर को पूरी अधिकार दे दिया कि जाओ। लेकिन उसके जो दक्षिण अभियान है वो समुद्रगुप्त के नीति से प्रभावित है। दक्कन जो है, दक्कन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन साउथ इंडिया। डेक्कन का देवगिरी का राजा रामचंद्र, उससे वैवाहिक नीति। अकबर की जो राजपूत नीति है उसका पहला एग्जाम्पल यहीं दिखाई पड़ता है। देवगिरी के राजा रामचंद्र की बेटी से विवाह, और राजा रामचंद्र को रायन की उपाधि। नौसारी की जागीर 1 लाख टंका तोहफे में। क्यों? क्योंकि अब दक्कन का ये राजा और ये राज्य सुल्तान की सेना को दक्षिण में रास्ता दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, सूचनाएं देंगे। ये बात बाद में मोहम्मद बिन तुगलक नहीं समझ पाया। ये बात बाद में औरंगजेब नहीं समझ पाया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।